नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में, जिसमें हम चर्चा करते हैं बाजार की और हफ्ते भर की बड़ी घटनाओं पर चर्चा। उससे अगले हफ्ते के क्यूज क्या मिलते हैं उस पर बातचीत और आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो इस हफ्ते 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तो मेरा जो मूल सवाल है, जो इस शो का हमने नाम रखा है कि अब चिंता खत्म हो गई है और बाजार यहाँ से दौड़ेगा। चिंता खत्म हो गई क्या वाकई भारतीय बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए? अमेरिका में एक ऐसा मंजर बना कि ऐसा लगा कि सारी मुश्किलें एक साथ खत्म हो गई हैं। इंटरेस्ट रेट घटने की बातें होने लगी हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, ऐसे संकेत मिले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, वे डिस्कस करेंगे। तो क्या वाकई बाजार की चिंता खत्म हो रही है? दूसरा एक बड़ा फैक्टर है जो डिस्कस करना चाहिए कि भारत में एक फैसला किया गया कि रिजर्व बैंक ने रिस्क वेट बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन पर। इससे पूरे बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसीज में, फिनटेक में, सब में असर देखने को मिल रहा है। क्या इम्पैक्ट होगा स्टॉक पे, बिजनेस पे, इस पे बातचीत करेंगे। तीसरा एक और यूएस की खबर आई तो इधर आईटी में आग लगी। एक हफ्ते में बहुत बेहतरीन रिटर्न देने शुरू किए। ये कुछ 2-3-4 इश्यूज़ हैं जिसमें हम एक एक करके बातचीत करेंगे और एक दूसरे को मिक्सअप नहीं करेंगे, जिससे अलग अलग तीनों विषयों को आप समझ सकें। मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखता हूँ। पहले अगर इस पूरे हफ्ते को हम देखें तो जहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी ने लगभग 1.25 से 1.5% की रैली की है, बावजूद इसके बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने तूफान मचाया है। बीच में उनकी आलोचना हुई, गिरे चढ़े, लेकिन फिर से उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप तो लगभग 4% ऊपर गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज थोड़ा इसको और टच अपॉन करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। हाईएस्ट जो गेनर है वो आईटी इंडेक्स है, 5.25% ऊपर है। और उसके तमाम सारे स्टॉक देखिए 5-6% ऊपर चले हैं। तो क्या खेल है? क्या वाकई आईटी में अब जो लोग कह रहे थे कि अभी से लेकर रखो, आगे बढ़िया पैसा बनेगा, वो बनेगा क्या? तो मार्केट की चिंता खत्म, बैंकिंग सेक्टर और आईटी, इन 3 विषयों पर अलग अलग विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत इनसे मिड कैप पे भी होगी। पंकज जैन जी हैं एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनुराग सिंह मैनेजिंग पार्टनर इनसेट कैपिटल के, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। चूँकि बड़ी खबर अमेरिका से ही निकल के आई और उसी के बाद से फिर पूरे बाज़ारों में एक जिसको ना यूटर्न ले लिया। पता नहीं, बाजार वाले बड़े ट्रिगर हैप्पी होते हैं कि एक झटके में सब मूड बदल गया, सब कुछ तरह तरह की अलग अलग बातें होने लगी। अनुराग जी, एक एक विषय को लेते हैं। मुझे ये बताइए, क्या अमेरिका में चिंता खत्म हो गई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है और अब रेट कट होने की तैयारी हो रही है? क्या मार्च तक शुरू हो जाए कार्यक्रम? सो नीरज जी, आपको सुनील जी को और जैन साहब को गुड इवनिंग। और या नीरज जी, एक चेंज ऑफ स्टैंस है, एंड आई वांट टू अनाउंस दिस नाउ, एंड दिस वीक आई हैव हैड अ चेंज ऑफ स्टैंस। तो वो एक चेंज ऑफ मिनट रुकिए स्टैंस ये सर है। अनुराग जी, ये ब्रेकिंग जी न्यूज़ है। जी अनुराग जी जी, ने बिल्कुल। अपना रुख बदल लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुनील जी सुन रहे हैं जी ना, आप ध्यान जी से सुनिए, जी। उसको अंडरलाइन। अनुराग जी ने अपना रुख बदल लिया है और अब ये बुलिश हो गए हैं। जी अनुराग जी, कंटिन्यू करिए। और आपने एज्यूम ही कर लिया है कि हम बुलिश हो गए नीरज जी। सो हम्म आई एम नाउ, जिस दिन मैंने इन्फ्लेशन नंबर्स देखे हम्म इस बार वाले नीरज जी, हम्म और करीब 8:30 बजे तक तो वो डेटा सेंट्रल टाइम पे आ गया था। हम्म अब बाई 9 o'clock आई वॉज 75% इन द मार्केट। और उस दिन रैली भी बहुत जबरदस्त हुई मार्केट्स में। रसल अबाउट 5% उछाल के साथ बंद हुआ, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ अ टाइमली एंट्री। सो नीरज, वी आर 75% इन, एंड बाकी 25% बॉन्ड्स में रहेगा। उसका एक कारण है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जब लोड साइकिल में आएगा तब हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। बट ब्रॉडली मैसेज नीरज ये है कि इन्फ्लेशन seems to be contained and broad gradually coming down। और ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व का जो लास्ट रेट हाइक था वो अब फ्यूचर में नहीं है नीरज, वो जुलाई में जो हुआ था वही लास्ट रेट हाइक था। सो दैट्स अ बिग न्यूज नीरज। आई थिंक कुल मिला के ये जो एजुकेशन लोन्स भी सब शुरू हुए और ग्रेजुअल जो स्लो डाउन आ रहा है बिकॉज ऑफ हाई लेंडिंग रेट्स इन ऑटो एंड हाउसिंग, उससे नीरज तकरीबन कंटेंट है नाउ। अब इसमें एक जिंक्स है कि फेडरल रिजर्व विल नेवर कम आउट एंड से कि देखिए हमने इन्फ्लेशन पे विक्ट्री ले ली है, बिकॉज वो फिर जिंक्स हो जाता है। तो वो कहते रहेंगे कि वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर, बट आई थिंक इंटरनली नाउ दे आर असेसिंग कि शायद अब हम पॉज कितनी देर तक रखें, ये एक सवाल है।
माय सेंसेस जो मैंने पिछला बार नीरज कहा था कि इकोनॉमी में जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जा रही थी वो अब मटेरियलाइज हो रही है। यील्ड कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेटन है and अगर 2 ईयर में थोड़ी कमी आ जाए तो इट इज ऑलमोस्ट नाउ गेटिंग टू द राइट साइड ऑफ द लाइन। एंड कुल मिला के नीरज ऐसा लग रहा है कि द इम्पॉसिबल हैज बीन अचीव्ड। सो अगर हम हिस्ट्री में वापस टर्न बैक करके देखेंगे ना तो ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली वाज ट्रांजिटरी, राइट? सो दैट्स द बिग न्यूज नीरज। नहीं एंड आई थिंक विद दैट सेंस आई थिंक अनुराग, मुझे ये बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि इन्फ्लेशन कंटेन हो गया? कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4% पे आपका स्टिक कर रहा है। नो नो करेक्ट। सो नीरज बट अगर आप पिछले 3 महीने देखेंगे ना तो वहां पर अबाउट 3 से 3.25 है। और इस बार जो कोर सर्विसेज और शेल्टर में भी ब्रेक आ गया है विच इंडिकेट्स के आई एम नॉट सेइंग कि अब कट्स की बात करेंगे नीरज, बट इट विल नाउ ग्रेजुअली बी कंटेन्ड क्योंकि अब कॉस्ट ऑफ मनी इतना हाई है नीरज कि बाकी सब जगह वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। ऑटोज में, न्यू एंड यूज्ड कार्स में, सब में नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है और गुड्स नेगेटिव हो गया नीरज। सो यूएस इकोनॉमी का नीरज फ्लैटनिंग फैक्टर ही ये था कि गुड्स में नेगेटिव ग्रोथ चलती थी और सर्विसेज में थोड़ा 3% के आसपास चलता था। अब गुड्स नेगेटिव में आ गए हैं विच मींस कांस्टेंट डाउनवर्ड प्रेशर उस पर रहेगा। सो दिस इज द जजमेंट नीरज, बट आई स्टिल फील 24 तक वो कट्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ क्राइसिस आया तो दे हैव द बफर इन द पॉकेट, तब वो दे कैन जंप इन विद अ कट। Otherwise, economy will continue to be strong and gradually inflation will be contained. So ये high level narrative है नीरज। And with that sense, I think okay, अब इसमें हुआ क्या नीरज? देखिए एक इंडेक्स की बात कर लेते हैं। S&P अब 4500 पे दिख रहा है, लेकिन जैसा मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूं, हमने 3 सेक्टर्स में बड़े स्ट्रांगली एंट्री की है विच इज फाइनेंशियल्स, डिस्क्रेशनरी, कॉम सर्विसेज एंड रिटेल। नीरज ये ऑल टाइम लो पर है पोस्ट कोविड। सो दैट इज द कॉन्ड्रम मार्केट में कि जो बाकी 493 स्टॉक्स हैं S&P में वो इतने सस्ते पे अवेलेबल हैं और सिर्फ 7 स्टॉक्स को अगर आप हटा दें और वही हमने टाइम किया। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज काइंड ऑफ नीरज वेटिंग फॉर। ओके, सो दैट्स द बिग व्यू नीरज। एंड 24 में कट्स नहीं आएंगे, बट पॉकेट जरूरत पड़ी तो कर देंगे। सुनील जी, क्या अमेरिका की प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की खत्म हो गई है? और जैसा कि ये कह रहे हैं कि 2024 में रेट कट नहीं आएगा, लेकिन यूबीएस कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 2.5 से 3.25% तक के कट आ सकते हैं और ये कार्यक्रम मार्च से शुरू हो जाएगा। लेकिन अनुराग जी कह रहे हैं ये दिसंबर 2024 में नहीं होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात जोड़ देता हूँ, सिस्को से लेकर के भी लेटेस्ट वॉलमार्ट जितने भी आए टारगेट, सब ने अपने गाइडेंस घटा दिए हैं। सुनील जी देखिए, मैं थोड़ा ऑपोजिट व्यू लेगा अनुराग जी से कि रेट कट के बारे में। मैं मानता हूँ कि रेट कट जरूर होगा सेकेंड हाफ ऑफ 24 में, और इसका मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर है। इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त के पहले माहौल को ठीक करवाना है, ग्रैटिट्यूड देना है पवल को, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फोर्सेस को। तो डेफिनेटली एक प्रॉपर माहौल क्रिएट करने के लिए रेट कट जरूर पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरह से आ सकता है, वो एक बात है। वो शायद ये वाले जो अपने गोल्डमैन सैक्स से वगैरह वगैरह है उनका एक वो भी है। सेकंड बात ये है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि रेट कट आएगा, बिकॉज सी क्या कर रहे हैं हम एक बैड न्यूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? स्लो डाउन आएगा, इन्फ्लेशन इसलिए घट रहा है क्योंकि वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो हम बैड न्यूज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? तो उस बैड न्यूज के हिसाब से क्या सब चीज है, देखिए वहां पर डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है, वो हाउसिंग से ज्यादा, मेरे ख्याल में करीबन 42% इन्फ्लेशन का कंपोनेंट हाउसिंग रिलेटेड होता है। मगर में खास चीज ये होती है, अनुराग जी शायद मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कि कुछ 10 से 12 महीने लगते हैं एक रेट का इम्पैक्ट, रेट हाइक का इम्पैक्ट ऑन द हाउसिंग रिलेटेड इन्फ्लेशन में दिखने के लिए। तो अब वो जो दिख रहा है आपको स्लो डाउन, वो 10 महीने पहले जो रेट कट किया था उसका असर अब इकोनॉमी में चल रहा है। तो आने वाले दिन में, क्योंकि रेट कट 10 महीने के बाद कुछ और महीने तक चली थी ना, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे, तो हर महीने आपको इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो और भी थोड़ी बेहतर सपोर्टिव आएगी। यानी ये ट्रेंड लाइन, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन इतना तक घट गया, वो फ्लैट रहेगा। धीरे धीरे ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी अनुराग जी ने पिछले
बारे में उन्होंने बात किया था। क्या था कि कोविड के टाइम में जो एक सेट ऑफ वर्कफोर्स चली गई थी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट नहीं गिर रही थी, राइट? अब वो हो गया बात। अब इकोनॉमी का स्लोडाउन जो ये रेट हाइक के कारण, और दूसरी चीज बताएंगे, पहले जो सस्ते में हाउसिंग लोन्स मिल रही थी उसके कारण जो हाउसिंग में बूम हुआ था, वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी साल 1.5 साल तक चलता है ना। अब वो घर खत्म हो जाएंगे यानी बिल्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद उधर नौकरी नहीं मिलेगी, तो मेरे ख्याल में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी बढ़ेंगे, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेगेटिव है मगर इन्फ्लेशन के लिए पॉजिटिव है। तो तीसरा बात जो है, तो जनरली यूएस में इतना बड़ा असर नहीं होता है सप्लाई साइड के बाद, वहां पे तेल का प्राइसेस। अब यूएस में जनरली फ्री मार्केट है, मगर सुना है कि उधर सप्लाई यूएस में बढ़ गया है, शायद वो उनके ज्यादा पंपिंग के कारण या वेनेजुएला से उन्होंने तेल खरीदा, इसके कारण मेरे को पता नहीं, मगर लोकल इन्फ्लेशन ड्यू टू सप्लाई साइड गैसोलीन वो भी घट रहा है। तो माहौल एक पॉजिटिव सोच अगर फेड को लेनी है उसके लिए बन रही है। इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे, मगर सेकेंड हाफ यानी जून जुलाई के बाद मेरे ख्याल में जैसे ही नवंबर में वो इलेक्शन का टाइम नजदीक होता है, जरूर रेट कट करेंगे। उसके साथ और एक चीज जो पॉजिटिव आएगा मेरे को, लिक्विडिटी की टैप भी जारी रहेगी, बिकॉज सोच होगी कि अभी इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है तो ग्रोथ को कैसे वापस ला जाए, तो उसके लिए ना ही रेट कट बट लिक्विडिटी की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल में, और इसके ऊपर आइसिंग होगा कि कोई क्राइसिस आए, जो अनुराग जी ने भी रेफर किया था, कुछ कि एक ब्रेकडाउन हो जाए, ब्रेकआउट आए, तो उसके कारण और भी फेड को ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लें। तो मेरे लिए माहौल, और फाइनल पॉइंट में बताऊंगा कि इशू ये है कि ये सब इकोनॉमी की बात चल रही है ना, इन्फ्लेशन, बट मार्केट की लेवल जो अनुराग जी ने बहुत सही बताया कि 493 स्टॉक लो लेवल्स, लाइफ टाइम लोस पे है वैल्यूएशन के तौर पर अगर देखें, तो खरीदने के लिए वैल्यूएशन के जरिए आपको बड़ा मौका है। तो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट कट का माहौल और वैल्यूएशन, और एक हेज फंड के लिए जो बोरो करती है, वो अगर फ्लोटिंग में बोरो कर रही है तो एक लंबी अवधि में वो बोरोइंग भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनका रीसेट लोअर होगा और इसलिए उनकी जो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी बढ़ जाएगी बाहर के देश। तो ये नॉट ओनली अमेरिका के जो 490 स्टॉक के ऊपर हमको एक पॉजिटिव दिख रहा है, बट इमर्जिंग मार्केट फ्लोस के ऊपर ये पॉजिटिव होगा जी, क्योंकि लिक्विडिटी अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स ओन लेवल। और यहाँ पे अच्छी बात क्या हुई है कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में अब 15.5% इंडिया का शेयर है, वो इस महीने एंड तक 16.5% तक बढ़ने वाला है। तो 1% और इंडिया का एलोकेशन बढ़ेगा तो पैसिव फंड्स का फ्लोस इंडियन मार्केट में बहुत आना शुरू हो जाएगा। सुनील सर, मुझे ध्यान है कि आप हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, एक बात जो अभी आपने कही वो अंडरलाइन कर देता हूँ मैं दर्शकों के लिए, कि जो इस वक्त वहाँ पे हो रहा है अमेरिका में, वो आप 6-8 महीने पहले की क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी पे रिएक्शन देख रहे हैं। आज जो 5.5% का वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर अगर रियल रिएक्शन हो जाए तो आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी सर, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं थोड़ी अपनी तारीफ़ कर लूँ कि आपकी फेड की अनाउंसमेंट या पॉलिसी मीटिंग से पहले, बहुत पहले, मैंने सोशल मीडिया में लिंक किया था और ये दावा किया था कि मैं अपना नाम बदल लूँगा अगर मई से रेट कट आपके यहाँ ना हो जाए तो, क्योंकि आपका जो डेटा आ रहा है ना, 2% का क्रेडिट ग्रोथ है आपका हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, आपके 8% पे ऑटो लोन है, 8.5% पे होम लोन है, इंडिया को मैच कर रहे हैं आप। कोई चांस ही नहीं कि रेट कट ना हो आपके यहाँ। अनुराग जी, यहाँ पे हमारा आपका डिफरेंस है। मैं कह रहा हूँ कि मई जून से आपके यहाँ रेट कट होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अभी 1 साल के लैग से चल रही है जी। सो 2-3 बातों पर रिएक्ट कर दें। आई एम नॉट वेरी स्ट्रांगली होल्डिंग के सेकेंड हाफ में रेट कट्स नहीं होंगे, बट देखिए एस्टिमेट्स वेरी फ्रॉम के 25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट्स होंगे टू मतलब 2.5% का रेट कट हो जाएगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज पोजिशनिंग, बट पॉसिबल है सेकेंड हाफ में रेट कट्स हो सकते हैं। अगर कोई इवेंट हुआ तो सेकेंड, अगर इन्फ्लेशन और स्ट्रांगली कंटेन आ जाएगा तो हमें जैन फेब तक समझ में आ जाएगा कि दे कैन अफोर्ड टू लूजन रेट्स। बट थर्ड इज, आई हैव अ व्यू दैट इकोनॉमी इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग, नीरज, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट अभी 3.9 है, 4.2 पे पहुंच जाएगा। बट एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड द जॉब्स एंड दे कीप अर्निंग, दे कीप स्पेंडिंग। हाउसिंग में स्लो डाउन आया है नीरज, एंड आई थिंक ग्रेजुअली टू सपोर्ट इट मे बी दे माइट डिसाइड टू डू इट इन द सेकंड हाफ।
but it all depends on the strength of the economy, and I think economy will continue to be staying strong. इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे. लैग्स की बात जो सुनील जी ने कही वो देखिए वो जायज है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट देखिए जो अब तक जुलाई में जो हाइक किया था इम्पैक्ट अब तक हमें दिखने में आ रहा है. ऑन द प्रेसिडेंशियल ग्रेटिट्यूड एंड इलेक्शंस, देखिए ये जो फेडरल रिजर्व के चेयर होते हैं ना, द बिगेस्ट थिंग दे वरी अबाउट इज द लेगेसी दे लीव. And despite all pressures, he wants to leave this legacy that he is the man who contained the inflation again after Volcker. वो उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे. तो वहीं पर मेरा है कि अगर उनको कॉशियस रहना होगा, unless they see an event happening, रेट कट्स इतना इजीली नहीं आएगा. तो थ्रेशोल्ड ऑफ द रेट कट इज हायर. आपकी बात, बट बाकी आपकी बातें जायज है. आपकी बात जो है आप इकोनॉमिकली लॉजिकली कर रहे हैं, बट मेरा जो डर है, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि आपके यहाँ ना रियल एस्टेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर रेट कट नहीं हुए. तो आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि कभी यूएस ने बिजनेस ही नहीं किया 5.5% की लोन पर. हम लोग करते हैं सर यहाँ पे 6, 7, 8, 10% पे. आपकी आदत ही नहीं है. तो वो इकोनॉमी को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर इसी रेट को बनाए रखें. अगर 2024 में मैं आपकी बात मान लूँ कि 5.5% का रेट मेंटेन रहेगा, कोई कट नहीं होगा, ना कोई बढ़ेगा, पॉज रहेगा, तो आपकी इकोनॉमी चल नहीं सकती सर. बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि अभी आप उस रेट पे प्ले कर रहे हैं जो बहुत नीचे था. अभी 5.5 का इम्पैक्ट आया ही नहीं है. इसलिए मुझे लगता है कि रेट कट उनको करना पड़ेगा. और जो बात ये कह रहे हैं सुनील जी, वो प्रेशर इलेक्शन की तरफ से ही आएगा. भैया चुनाव ही जीतना है. अब वो बहाना कुछ भी बने, हिल्ले रोजी बहाने मौत वाली बात हो जाएगी, रीजन कुछ भी बने, लेकिन करना पड़ेगा. सुनील सर छोटा सा कमेंट पे मैं पंकज जी के पास जाऊंगा. जी नहीं वो नहीं, मेरे को अनुराग जी से पूछना, ये क्रेडिट कार्ड वाले रिवॉल्विंग क्रेडिट में जो रेट के साथ साथ रिवॉल्विंग भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पे कुछ क्राइसिस अंडरलाइंग बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, वो सुनील जी वो ज्यादा नहीं है, बिकॉज आफ्टर कोविड वो वापस से अनसिक्योर्ड लेंडिंग बोर्ड 1.7 ट्रिलियन पे क्रेडिट कार्ड्स का पीक किया है. बट अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें तो अबाउट 25% तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है. तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिट 1.5 ट्रिलियन था बिफोर कोविड, तो उसको 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स हो ही जाना चाहिए था क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को. अच्छा, वो इसलिए भी नहीं है बिकॉज अभी 600-700 बिलियन का बैलेंसेस अभी भी लोगों के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, एक्सेस बैलेंसेस. तो दैट्स व्हाई क्रेडिट कार्ड्स पे लोड कम है. डेलिक्वेंसीज मार्जिनली इंच अप हुई है, लेकिन मार्जिनल है वो यूज्ड कार लोन्स में एंड उसमें. On a longer trend, it's not that strong. And no doubt, आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो जायज हैं, but I think you are pointing towards कि something will break. नीरज जी आप भी वही कह रहे हैं कि something will break. And if something breaks, they have the buffer, they will come and cut. No doubt.